राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आपने अपनी आधिकारिक छात्र शाखा वैकल्पिक राजनीति के लिए छात्र संघ का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसी भी आपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल शुरू की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के आह्वान को दोहराया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी संसदीय प्रतिनिधिमंडल में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी जासूसी जांच में नए विवरण सामने आए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच तनाव बढ़ गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव माफी मांगो लिखे कई पोस्टर आज दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक सक्रिय सौंदर्यीकरण पहल चल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ राज्य के मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी की जांच के लिए सोमवार देर रात 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। पहलगांव हमले के बाद अब देश की जांच एजेंसियां पाकिस्तान एंगल के साथ साथ भारत में छिपे पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के भी तार तोड़ने पर जोर दे रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों के प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में अनुसंधान की अहम भूमिका है। देश भर के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और ICAR संस्थान मिलकर एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की सोच के तहत लक्ष्य की दिशा में काम करें, यही सरकार की मंशा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आजीविका का भी सबसे बड़ा साधन। आज भी हम देखते हैं कि लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 50% लोगों को आजीविका और 18% हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। और आने वाले समय में भी खेती भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहेगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान ये हमारा मूल मंत्र है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार एक्सटेंशन, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और विशेषकर उत्पादन बढ़ाने में रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उत्पादन की लागत घटाना, इसमें भी रिसर्च का, अनुसंधान का और एक्सटेंशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और ओवरऑल जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं, तो चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट की, केंद्र की, या फिर हमारे राज्य का एक्सटेंशन का अमला हो, या ICAR के 113 संस्थान हो, या 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारी कोशिश है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये सारा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, ICAR के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, या केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग का अमला एक दिशा में चले, एक साथ चले। और इसलिए हम लोग अब बार बार ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक एग्रीकल्चर और एक टीम। आज उसी टीम के रूप में हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कई चीजों पर। अगर विकसित भारत के लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है 2047 तक कृषि के क्षेत्र में, तो हम मानते हैं कि 5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमको
लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और जो विचार मंथन अभी हो रहा है उसमें से ये निकल के आया कि ये संभव है, ये किया जा सकता है और निश्चित तौर पर हम ये करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जिस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और जिसके समाधान ढूंढना है, उनमें से एक है हमारा फूड ग्रेन, जो 93% इलाके में देश में बोया जाता है। उसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ अभी कम है। विशेषकर दलहन और तिलहन की ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो ये 1.5% के आसपास ही आती है। और पूरे देश में भी अगर हम उत्पादकता देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे देश भर में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है गेहूं की, तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में अलग है। मक्के की तमिलनाडु में अगर ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। तो एक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं उत्पादकता के, उस गैप को हम कैसा भर सके। थोड़ी परिस्थितियां अलग रहती हैं, कहीं कम ज्यादा बारिश, कहीं मिट्टी का प्रकार, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर नहीं है कि ये गैप भरे ना जा सके। एक तो वेस्ट और वेस्ट, इसके बीच के अंतर को कम करके एवरेज पे कम से कम हम पूरे देश को ले आए। और इसमें हर एक का रोल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का रोल क्या, केवीके का रोल क्या, आईसीआर का रोल क्या, हर एक के रोल को हम तय करने का काम कर रहे हैं। उस पर अभी चर्चा हमारी जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहयोग देगी। बजट 2 गुना और पुरस्कार राशि 4 गुना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है खेल के माध्यम से हर व्यक्ति फिट रहे और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले। साथियों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर दिल्ली गेम्स 2025, मैं अनेकों बार जब भी दिल्ली में आपका आयोजन हुआ है, मेरा आना हुआ। कुलदीप जी, आपके निमंत्रण के साथ साथ आपकी जितनी एसोसिएशन है उनका निमंत्रण भी मुझे मिला और वो मुझसे लड़ने लगे कि मैम पिछली बार आप 4 कार्यक्रमों में आई थी। मैंने कहा इस बार एक ही में आ पाऊंगी। पर दिल्ली में खेल बढ़े, दिल्ली में खिलाड़ियों को सुविधा मिले, उसके लिए जितने काम हैं मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैं उन्हें करना चाहूंगी। दिल्ली हमेशा विवादों में रही, विपदाओं में रही, उपहास में रही। दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा का, शिक्षण का, खेलों का और अधिक महत्व हो, कैसे उन्हें बढ़ाया जाए, कैसे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाए, कभी भी पिछली सरकारों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। पर मैं विश्वास दिलाती हूं आपको, ये जो सरकार दिल्ली में अभी आपकी है, ये ना केवल हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर प्रशिक्षण मिले, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आपको स्टेडियम मिले, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिले, इक्विपमेंट्स मिले, और इसके साथ साथ खेलों को राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सहयोग भी हमारे खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। पिछली बार जितना बजट दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स में रखा था उसे हमने दुगना किया, और पिछली बार खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए जितना फंड था उसे हमने 4 गुना किया, ताकि दिल्ली का खिलाड़ी किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थितियों में पिछड़ा ना रहे, उसको वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो देश की राजधानी के एक खिलाड़ी को, एक युवा को दी जानी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है हमें जब दिल्ली में वो युवा साथी खेलता दिल्ली में है, परंतु जा करके अपने आप को रजिस्टर दूसरे राज्य में कराता है, क्योंकि प्रोत्साहन की राशि कम थी, सुविधाएं कम थी। परंतु अब आपको
दिल्ली की आपकी ये रेखा दीदी कहीं जाने नहीं देगी। दिल्ली में ही आपको रजिस्ट्रेशन मिले, सुविधाएं मिले, इनाम मिले, हर वो व्यवस्था मिले जिसके आप अधिकारी हो। ये सारा का सारा अरेंजमेंट आपके लिए किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। उनका मानना है कि खेलों के माध्यम से भारत फिट रहना चाहिए, और वो हमेशा, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सरकारें हो, अधिकारी हो, हर एक को इसी बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि देश में खेलों को और आगे बढ़ाया जाए। मैं विकसित भारत की तर्ज पर विकसित दिल्ली को जब देखती हूं तो उसमें दिल्ली गेम्स के माध्यम से दिल्ली का फेम बढ़े, ये रास्ता अपनाना जरूरी है। दिल्ली गेम और दिल्ली फेम, आप सब देश की राजधानी दिल्ली का सम्मान है। आप सबके माध्यम से दिल्ली का नाम रोशन होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में खेलों को नए नए आयाम दिए, इसी प्रकार दिल्ली में भी सरकार के द्वारा नए नए स्टेडियम बने, नए नए ऑडिटोरियम बने, नई व्यवस्थाएं खड़ी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुड़े रहे। बैठक में आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जून में सामान्य से कम बारिश की संभावना है, जबकि जुलाई से सितंबर के बीच सामान्य वर्षपात हो सकता है। उन्होंने एसओपी के अनुसार नाव, राहत सामग्री, दवाई, पशु चारा, आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन और आपातकालीन संचालन केंद्रों की तैयारी की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मलल ने तटबंधों की सुरक्षा सहित विभागीय तैयारियों की रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 के बाद से आपदा प्रबंधन को सशक्त किया गया है। 2008 की कोसी त्रासदी और 2016 से अब तक की राहत राशि की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसी महीने के अंत तक सभी तैयारी पूरी कर लें, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का आकलन करें, सड़कों की मरम्मत, पेयजल, स्वास्थ्य और किसानों के लिए क्षति आपूर्ति की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करें। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और 25.63 हेक्टेयर में नवनिर्मित पुलिस लाइंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सोरो को संभल जैसा ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका भी विकास अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर होगा। कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की इस पावन धरा को नमन करने, भारत के ज्ञान की परंपरा को सांख्य दर्शन के रूप में आम जनमानस को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करने वाले महर्षि कपिल की इस पावन धारा को मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज, याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी
भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझाई है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए। आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है, कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है। और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मांडूवाला में सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि यह छात्रावास विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा देगा और उनके सर्वांगीण विकास में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर 1952 से ही राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार भी आधुनिकता के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 13 जनपदों के 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम बनाए गए हैं और NCERT की किताबें सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दी गई हैं। मैं सबसे पहले तो आज इस नवीन छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस अवसर पर मैं राष्ट्र धर्म सांस्कृतिक चेतना और गहन चिंतन के प्रतीक हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश सोनी जी का उत्तराखंड आगमन पर आत्मिक स्वागत करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज सरस्वती विद्या मंदिर के इस नवीन छात्रावास के भूमि पूजन के पावन अवसर पर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छात्रावास न केवल विद्यार्थियों को श्रेष्ठ आवासीय सुविधा प्रदान करेगा बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, वर्ष 1947 में हमारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, परंतु सदियों की प्रारंभिकता में हमारे आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचाया था। इसलिए देश की आजादी के बाद यह अत्यंत आवश्यक था कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करें। इसी राष्ट्रनिष्ठ भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में वर्ष 1952 में देश में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था वह आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में बच्चों को शिक्षित और संस्कार बनाने में अपना योगदान दे रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से भी अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को जहां एक ओर आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध की भावना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय मात्र शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पुस्तकों से अधिक चरित्र निर्माण और अंकों से अधिक संस्कार और सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, ये युग केवल तकनीकी का नहीं बल्कि आत्मबोध का भी युग है। अब हमें केवल अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों में और विचारों में उतारना है, जीवन में उतारना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों की दृष्टि, अपने वीरों की तपस्या और अपनी संस्कृति की आत्मा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जब राष्ट्र अपने अतीत से शक्ति लेता है तभी वह भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाता है, भविष्य को प्राप्त कर पाता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अभी हम सबके हाथों से हमारे विद्यालय की बहनों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का भी अवसर मिला। हाल ही के जो विद्यार्थियों ने हाल में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, उसमें 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं तथा जो सफल हुए हमारे भैया बहन हैं उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
आम आदमी पार्टी ने अपनी आधिकारिक छात्र शाखा वैकल्पिक राजनीति के लिए छात्र संघ की शुरुआत की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ मुख्य धारा की राजनीति है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपने जो काम किया वह वैकल्पिक राजनीति का उदाहरण है, जहां लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि वैकल्पिक राजनीति ही इन समस्याओं का समाधान है। मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं हैं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया, और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल करके रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।